Okay, you can hear me now? Yes, sir. Okay, so there was a small technical interruption. So just tell me, she was waiting dash her husband. So this was asked in, as I said in the IS in exams. तो अगर एक ही ऑप्शन चूज करना है तो आप कौन सा वाला चूज करोगे? With, for, beside, on. Okay. Others? For. अच्छा, there are two options. एक तो on हो गया, एक for हो गया, और any other option? Beside या फिर with नहीं हो सकता है? She was waiting beside her husband या she was waiting with with her husband हो सकता है या नहीं हो सकता है? Okay, with भी हो सकता है, ठीक है. अच्छा, अभी tell me, on किसने बोला? I didn't get the name. On किसने बोला था? Sir, Saloni. Saloni, okay. Saloni, any specific reason for using on? Sir, जैसे counting on, hoping on, अच्छा, to वैसा. count on, okay. हाँ, वैसा मीनिंग लेके. तो फिर उसका मीनिंग क्या होगा अगर काउंटिंग टू काउंट ऑन समथिंग? टू काउंट ऑन समथिंग यानी यू कैन काउंट ऑन मी यानी यू कैन डिपेंड ऑन मी, ठीक है. टू काउंट ऑन समथिंग का मतलब डिपेंड, यानी हम लोग बोलते हैं ना यू कैन डेफिनेटली काउंट ऑन मी यानी यू कैन टोटली बी डिपेंडेंट ऑन मी. तो वैसा अगर वेट ऑन होता है तो मतलब क्या होता है? एनी स्पेसिफिक मीनिंग? होता है कुछ मीनिंग उसका वेट ऑन? ओके, वेट ऑन का एक मीनिंग है, देखो. नाउ दिस इज सिंस आई टोल्ड यू दैट दिस वाज आस्क्ड फॉर द आईएएस एग्जाम्स. तो जस्ट टेल मी, अगर आपको कोई भी एक ऑप्शन हटाने को बोलेंगे तो आप कौन सा वाला ऑप्शन हटाओगे? एक कोई भी बोलेंगे कि एक जो फिट नहीं हो रहा है बिल्कुल वो हटा दो, तो कौन सा वाला हटाओगे आप? Beside. आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस, beside, ओके. और ओके, beside, with, अच्छा ओके. तो एक्चुअली देखो इसमें वो लोग ने क्या किया है, अगर वो सेंटेंस ऐसा होता था, शी वॉज वेटिंग डैश हर हस्बैंड. अभी मैंने क्या चेंज किया है, क्या हाउ डज द सेंटेंस चेंज, क्या वर्ड मिस किया अभी मैंने? इल निकाल दिया. इल निकाल दिया है. तो एक्चुअली व्हेन आई से दिस ना, शी वाज वेटिंग डैश हर हस्बैंड, तो इधर अगर ऐसा सेंटेंस होता था तो तीनों ऑप्शन चल जाते थे. लाइक शी वाज वेटिंग विद हर हस्बैंड, शी वाज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, शी वाज वेटिंग बिसाइड हर हस्बैंड, ये तीनों चल जाते थे, ठीक है. अगर ये सेंटेंस, लेकिन अभी ये एग्जाम में क्या किया वो लोग ने, इल डाल दिया. तो एक्चुअली जो टू वेट ऑन है ना, टू वेट ऑन का मतलब होता है टू सर्व समबडी. टू सर्व, सर्व यानी किसी की सेवा करना. समझ में आया? तो टू वेट ऑन इज अ फ्रेज, एक फ्रेज है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है किसी की सेवा करना. तो एक्चुअली एग्जाम में वो लोग ने कंफ्यूजन के लिए ही जानबूझ के डाल दिया, इल डाल दिया. अगर इल नहीं होता तो आपका सब तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाते थे. लेकिन सिंस इल डाला है, यानी उसका मतलब क्या है, उसका इल का मतलब क्या होता है? इल हस्बैंड, बीमार. बीमार. तो सिंस हर हस्बैंड इज इल यानी उनका पति बीमार है, तो उसके ऑफकोर्स उनकी सेवा करनी पड़ेगी टू सर्व. तो इधर इसलिए इधर वेटिंग ऑन आएगा, दैट्स व्हाई इधर ऑन आएगा. अगर अगर इल नहीं होता तो ये तीनों ऑप्शन चल जाते थे. ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस? कंफ्यूजिंग? जस्ट टेल मी इफ इट इज कंफ्यूजिंग, आई रिपीट अगेन. मैं वापस रिपीट कर दूंगा अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है आप लोगों को. समझ में आया या नहीं आया? I'll repeat again. Wait on, to wait on someone. To wait on का मतलब होता है सेवा करना. हिंदी में, शुद्ध हिंदी में होता है सेवा करना. तो इसके लिए इधर वो लोग ने इल वर्ड यूज किया. इल का मतलब, इल वर्ड यूज किया तो मुझे समझ आ रहा है कि उसका जो हस्बैंड है वो बीमार है, इल है. तो अगर हस्बैंड इल है तो मुझे उधर वेट ऑन ही डालना पड़ेगा, मैं और कुछ नहीं डाल सकता हूँ. क्योंकि अगर उसका हस्बैंड बीमार है तो उसको उसकी सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए इधर खाली वेट ऑन ही आएगा, वेटिंग ऑन ही आएगा. और कुछ अदर दूसरा ऑप्शन में नहीं डाल सकता हूँ. ओके?
Yes. Okay. ठीक है, we move to the next concept now. सर तो इधर टॉपिक हेडिंग फ्रेजल प्रीपोजिशन करके लिखना है क्या? इसके ऊपर नहीं, दिस आर सम यू कैन राइट फ्रेजल प्रीपोजिशन में आएगा, टू वेट ऑन, इट विल बी अ फ्रेजल प्रीपोजिशन. एक्चुअली मैं सब मिक्स आई मीन स्प्लिट करके नहीं प्रीपोजिशन सब में एक ले रहा हूं, बट दिस इज ये अपने फ्रेजल प्रीपोजिशन है. ओके. यस सर. ओके, इन दिस वन कुछ अटपटा लग रहा है, ये सेंटेंस में कुछ गलत लग रहा है. यानी कुछ गलत लग रहा है सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन में, ऐसा लग रहा है कुछ गलत है. एनी पार्ट, कोई स्पेसिफिक जूनियर पार्ट. टू मी. Okay. When we first met in the college, I realized that he was junior to me. Yes, very good. Now there are 7 adjectives in English ending with or. सबका कॉमन क्या है, सब ends or से होता है. जूनियर का अपोजिट क्या है बोलो? सीनियर. सीनियर. या बाद में सुपीरियर. सुपीरियर का अपोजिट इंफीरियर. inferior. Yes. Then posterior. पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? मालूम है सर. नहीं मालूम. अच्छा, पोस्टीरियर आई लाइक द अपोजिट ऑफ पोस्टीरियर का अपोजिट होता है एंटीरियर. ठीक है. एक्चुअली दिस इज अ साइंटिफिक टर्म. एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ने बॉडी का अगला हिस्सा, और पोस्टीरियर पार्ट है बॉडी का पिछला हिस्सा. तो पोस्टीरियर एंटीरियर ने आगे वाला पार्ट, पोस्टीरियर ने पीछे वाला पार्ट. ओके. और एक होता है प्रायर. तो ये जब भी ये इसमें क्या सिमिलर है, ये सब एडजेक्टिव्स में क्या सिमिलर है? व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन ऑल ऑफ देम? ओआर. हाँ, ये सब ओआर से एंड, ये सब ओआर से एंड हो रहे हैं. तो जब भी ये आपको एग्जाम्स में दिखेंगे, इसके साथ वो लोग आपको एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज करने के लिए देन देते हैं. मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, दे विल गिव यू देन, लेकिन देन इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन. उसके बाद हमेशा टू आएगा. वी विल से ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, नॉट जूनियर देन. ओके. तो जब भी ये ओआर वाले एंडिंग वाले एडजेक्टिव्स आएंगे, सी दैट, ये देख लो कि इसकी जगह आपको टू ही डालना है, देन नहीं डालना है. ओके. यस सर. ओके, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. ये सब साथ लिख लो जरा. डन. यस सर, डन. ओके.
अच्छा, मैंने 6 वर्ड्स लिखे, 1 2 3 4 5 7, सॉरी 7 वर्ड्स। ये इसका मीनिंग सबका एक ही होता है। क्या होता है? लुक। अच्छा, इसमें से कितने वर्ड्स पता है आपको? लुक का मतलब पता है? टू लुक एट समथिंग। लुक पता है ना सब लोगों को? यस सर। यस सी। सर। हाँ सर। सी। ग्लांस का मतलब? नहीं मालूम सर। ग्लांस का मतलब एक थोड़े समय के लिए देखना। वो बोलते हैं ना झलक मारना, झलक मारते हैं। जस्ट टू सी फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, थोड़े टाइम के लिए देखना, तो उसको ग्लांस बोलते हैं। ग्लेयर, अगेन ग्लेयर यानी किसी की तरफ गुस्से से देखना थोड़ा। स्टेयर, स्टेयर करना पता है? टू स्टेयर एट समथिंग, किसी के पास देखते बैठना, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टेयर। परयूज किसी चीज को बहुत क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, पढ़ाई करने के एंगल से देखना। तो जब भी हम लोग कोई चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं ना, कुछ स्टडी करने के लिए, तो वी कॉल्ड इट एज परयूज। एंड गेज, गेज नॉर्मली वो क्या, ही वाज गेजिंग एट द स्टार, बोलते हैं ना, चांद की तरफ वो देख रहा था। तो गेज यानी ऊपर ऐसे एक ध्यान लगा के देखते बैठना। तो ये सब वर्ड्स का मीनिंग नियरली सिमिलर है, ये सब देखने के ही तरीके हैं। तो इसके साथ कौन सा जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। Okay, again, sorry for that. There was again a small technical issue, some net connectivity issues. Okay. Again, all this, ये जो words लिखे हैं मैंने वापस, you can hear me ना? मेरी आवाज आ रही है आपको ना? हाँ सर। ओके। तो अभी ये जो सब लिखा है उसका भी मीनिंग सिमिलर है। लाफ एट, स्माइल, चक्कल, ग्रीन, ये सब अलग अलग तरह की हंसी है, ठीक है। चक्कल यानी वो दबी हुई हंसी होती है ना, जब हम लोग बहुत कम स्माइल करते हैं। ग्रीन यानी वाइड स्माइल, जब बहुत बड़ा स्माइल देते हैं किसी को। स्निकर और मॉक, स्निकर और मॉक का मीनिंग नियरली सेम होता है। जब किसी का हम लोग गंदी तरह से हंसते हैं, जब किसी का मजाक उड़ाने के लिए, तो उसको हम लोग स्निकर बोलते हैं। और मॉक तो मालूम है ना, मॉक का मतलब क्या होता है? मॉक का मतलब होता है टू मेक फन ऑफ। हम लोग कोई अगर हमारे सामने कोई गिर गया, तो हम लोग हंसते हैं ना। तो हम वी से दैट ऑल ऑफ देम वर मॉकिंग एट हिम, यानी सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो मॉक का मतलब मजाक उड़ाने के लिए हंसना। तो ये सब सब जो लिखे हैं सबका मीनिंग वही है। दे आर ऑल डिफरेंट, ये अलग अलग हंसने के अलग अलग तरीके हैं। तो ये भी जब सब वर्ड्स आएंगे तो उसके साथ भी हम लोग एट ही यूज करते हैं। लाफ एट, स्माइल एट, चक्कल एट, ग्रीन एट, स्निकर एट, मॉक एट। तो ये भी सब सेम प्रेपोजिशन ही कैरी करेंगे, एट। तो ये देखने के तरीके हैं, ये हंसने के तरीके, दोनों के साथ एट ही आएगा। हाँ, वो दैट इज ऑल सेम सेम। सर इन सब के साथ भी आईटी आएगा ना? हाँ, ये सब वर्ड्स के साथ भी ऐड आएगा। ये देखने के तरीके हैं, अलग अलग देखने के तरीके। ये सब अलग अलग हंसने के तरीके, दोनों तरीकों के साथ एट ही प्रेपोजिशन आएगा। हो गया लिख के आपका? ये मिटा दूं? हो गया ना? आई होप सब लोग का हो गया रहेगा। यस सर। ओके। Yes, sir.
अच्छा, तो नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नाउ अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर स्पॉटिंग एरर्स में एरर्स पूछते हैं या फिर क्लोज टेस्ट वगैरह में बहुत कॉन्सेप्ट काम में आता है। क्लोज टेस्ट में आपको ये दोनों ऑप्शन देते हैं या फिर एरर स्पॉटिंग में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए ऑलरेडी। तो अभी मुझे बताइए इसमें क्या आएगा, फर्स्ट वन में क्या आएगा, सेकंड वन में क्या आएगा, बिटवीन कहाँ आएगा, अमॉन्ग कहाँ आएगा? सो बिटवीन फर्स्ट में। फर्स्ट में आएगा between. बिटवीन फर्स्ट, ओके। एनी Second रीजन फॉर among. दैट? कुछ रीजन Between इसके सर लिए? दो यस लोग आते यस, सर ना between. अमन वेरी गुड। बिटवीन हमेशा दो चीजों के लिए यूज होता है। बिटवीन हम लोग जब यूज करते हैं तो वी ओनली यूज इट फॉर टू थिंग्स, दो चीज की बात होती है तो बिटवीन। और अमॉन्ग तभी यूज होता है जब दो से ज्यादा की बात हो रही है। अमॉन्ग इज यूज फॉर, ठीक है, बिटवीन खाली जब दो चीजों की बात करते हैं अभी हम लोग बिटवीन यूज करते हैं। दो चीजों से दो से ज्यादा चीजों की बात होती है तो हम लोग अमॉन्ग यूज करते हैं। तो अभी सिटिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स मुझे पता है दो ही है, एक मम्मी होगी और एक डैडी होंगे, तो दो ही है, तो दैट्स व्हाई इधर डेफिनेटली बिटवीन आएगा, क्योंकि इधर दो चीजों की बात हो रही है। फ्यू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी दो से ज्यादा हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर कितने हैं, तो अगर दो से ज्यादा है इसलिए मैं यूज करूंगा अमॉन्ग। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ सर। ओके, मैं इसको थोड़ा और आगे कंटिन्यू करता हूँ सेम कॉन्सेप्ट को। Switzerland lies dash France, Italy and Austria. क्या आएगा? What should be your right answer? Between या among? Among. 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 Okay. Why among? Tell me the reason. More than 2. Yes, more than two. लेकिन इसमें वापस छोटा सा एक वो बोलते हैं ना कहानी में ट्विस्ट है, वैसा एक छोटा सा ट्विस्ट है, जरा ध्यान दो। इसमें देखो, इधर मैंने मोर देन टू थी लेकिन इधर वो फ्रेंड्स है, मैंने खाली फ्यू फ्रेंड्स बोला है। इधर मैंने फ्रेंड्स का नाम बोला है क्या? लाइक मैंने बताया ही वॉज स्टैंडिंग डैश राहुल राजू। अगर वही सेंटेंस ऐसा रहता था, ही वॉज स्टैंडिंग डैश राहुल राजू एंड, अभी ये जो वाला फर्स्ट वाला सेंटेंस है और ये थर्ड वाला सेंटेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है बोलो? मीनिंग में क्या कुछ चेंज हो गया मीनिंग में, फर्स्ट वाला सेंटेंस और थर्ड वाला सेंटेंस? यस सर, नेम आ गया ना. क्या डिफरेंस है बोलो? नेम. हाँ, यहाँ पे नेम्स आ few गया, यानी friends इधर थे. मैंने नेम्स नहीं बोला था, यानी इधर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था ना, उसके फ्यू Yes, फ्रेंड्स sir. कोई भी हो सकते हैं, उसका नाम नहीं पता है। लेकिन इधर मुझे डेफिनेटली पता है ना कौन से फ्रेंड्स की बात कर रहा है। मैं राजू की बात कर रहा हूँ, राहुल की बात कर रहा हूँ, राजू की बात कर रहा हूँ, राकेश की बात कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है। तो जब भी कोई स्पेसिफिकली चीज की बात करेंगे, भले इधर हम लोग तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा चीजें हैं, लेकिन मैंने स्पेसिफाई कर दिया है दो से ज्यादा फ्रेंड्स है, लेकिन मैंने उनका नाम स्पेसिफाई कर दिया है, तो इधर बिटवीन ही आएगा। ये समझ गया? थोड़ा सा वो रूल में चेंज समझ गए सब लोग आप? अगर दो से ज्यादा चीजों की बात हो रही है लेकिन अगर वो चीज मैंने स्पेसिफाई कर दी, जैसे इधर मैंने तीनों के फ्रेंड्स के नाम स्पेसिफाई कर दिए, राहुल राजू एंड राकेश, दो से ज्यादा है लेकिन उनके नाम पता है, वो चीज स्पेसिफाई, इसलिए इधर बिटवीन ही आएगा। ये रूल समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. Yes, तो sir. ये लास्ट सेंटेंस में क्या आएगा बोलो? इफ यू हैव फॉलोड द रूल, ये लास्ट वाले सेंटेंस में क्या आएगा? Between. बिटवीन, या क्योंकि इधर कंट्रीज के नाम मैंने मेंशन किए, फ्रांस, इटाली एंड ऑस्ट्रिया।
ये दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, लेकिन मैंने नाम बताया है, नाम बताया तो मुझे बिटवीन ही यूज करना पड़ेगा। ओके, ये समझ में आया ना? वी मूव टू द नेक्स्ट रूल। नया रूल, नेक्स्ट रूल ले लूं, ये मिटा दूं सब? हाँ सर। ओके। मैं यही कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे खींचता हूँ। आई विल कंटिन्यू विद द सेम कॉन्सेप्ट। इसमें थोड़े सब रूल्स है। और नाउ अभी क्या आ सकता है बोलो? अभी आंसर क्या आना चाहिए? बिटवीन आएगा। किसमें बिटवीन आएगा? फर्स्ट में और सेकंड में? अमोंग आएगा। ओके, फर्स्ट में बिटवीन क्यों आएगा बताइए मुझे। क्योंकि सर वहाँ पे 4 मेंशन किया है ना। उसमें 4 मेंशन किया इसलिए 4 4 मेंशन किया, लेकिन नाम मेंशन किया 4 फ्रेंड्स। अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, मेरे 10 फ्रेंड्स है, तो उसमें से कौन से 4 आए, मतलब मैं कौन से 4 से बात कर रहा हूँ आपको पता है? इसमें पता नहीं चलता है ना वो 10 में से कौन से 4 फ्रेंड्स है। नाम स्पेसिफाई किया है 4 फ्रेंड्स का? नहीं। नाम नहीं स्पेसिफाई किया, तो नाम अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो क्या यूज, हम लोग बिटवीन कभी डालेंगे अगर नाम स्पेसिफाई किए। मैंने लास्ट एग्जांपल इसलिए लिया था, मैंने नाम स्पेसिफाई किए थे ना, राजू, राकेश, राहुल, नाम बताए थे ना। हाँ सर। यस तो सर। तभी जब तब हम लोग स्पेसिफिक होते हैं ना किसी चीज के बारे में, जब उन चारों दोस्तों के नाम रहेंगे तो ही हम लोग बिटवीन यूज करेंगे। ओके, तो इसमें नाम नहीं यूज किया तो बिटवीन आ सकता है? नाम नहीं यूज किया तो बिटवीन आ सकता है इसमें? नो नहीं आ सकता। ओके, तो अभी मैं इसमें, अभी हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? बिटवीन पढ़ा, अमोंग पढ़ा। अभी मैं इसमें और एक इंट्रोड्यूस करता हूँ, और एक हीरो ये पिक्चर में लाता हूँ, अमोंग्स्ट। ओके, तीनों के मीनिंग सेम सेम ही है। बिटवीन का भी मतलब वही होता है, अमोंग का मतलब भी वही होता है, अमोंग्स्ट का भी मतलब वही होता है। खाली डिफरेंस क्या है? बिटवीन नॉर्मली 2 थिंग्स, और अमोंग और अमोंग्स्ट कभी यूज करेंगे? अमोंग और अमोंग्स्ट कभी यूज होगा बोलो? मोर देन 2। यस, मोर देन 2। ये जब तभी यूज करना है जब मोर, 2 से ज्यादा चीजें। ऑफ कोर्स ये स्पेसिफिक रहेंगे, मोर देन 2 और स्पेसिफिक रहेंगे, मोर देन 2 बट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब अगर उनके नाम दिए गए रहेंगे तो भी हम लोग बिटवीन ही यूज करेंगे। ओके, नाउ अभी थोड़े टाइम के लिए ये भूल जाओ पार्ट, अभी लेट्स इस पे ही फोकस करो, अमोंग और अमोंग्स। तो अमोंग और अमोंग्स कभी यूज करना है? पहला रूल तो क्या है? अमोंग और अमोंग्स तभी यूज करूंगा मैं जब चीज कितनी होगी, 2 से ज्यादा चीजें होंगे। ओके, ये क्लियर है? तो अभी मुझे ये बोलो, अगर मुझे अमोंग और अमोंग्स यूज करना है, इसमें भी 2 से ज्यादा है, अस यानी 2 से ज्यादा ही होंगे, तो इसमें भी अमोंग, तो इसमें से अमोंग आएगा या अमोंग्स आएगा? कौन सा वाला किधर आएगा, फिट होगा? बिटवीन को अभी थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, अमोंग किधर सूट करेगा, अमोंग्स किधर जाएगा? सर फर्स्ट में अमंग। फर्स्ट में सॉरी अमोंग, करेक्ट? हाँ ये वाला ना, हाँ। करेक्ट? और सेकंड में अमंगस्ट।
amongst. ओके ओके, ये बोथ आंसर्स आर राइट, लेकिन आप रीजन बता सकते हो मुझे क्यों ऐसा किया? सर करेक्ट लगा वहां पे इसलिए। अच्छा ओके, फ्लो ऑफ द सेंटेंस, बट डेफिनेटली दोनों करेक्ट। आई विल टेल अ रीजन, सिंपल रीजन। अमोंग तभी यूज होता है जब उसका नेक्स्ट लेटर कोई कंसोनेंट होता है। कंसोनेंट पता है? कंसोनेंट्स क्या है पता है? हाँ सर। हाँ सर, बोलो क्या कंसोनेंट्स क्या होते हैं? वॉवेल्स छोड़ के सभी। या वेरी गुड, वॉवल छोड़ के जो भी अल्फाबेट्स। और अमोंग्स तभी होता है जब नेक्स्ट लेटर वॉवल होता है। जो इमीडिएटली जो नेक्स्ट लेटर अगर वॉवल रहेगा तो हम लोग अमोंग्स यूज करेंगे। इमीडिएटली उसके ब्लैंक के बाजू का अगर लेटर कंसोनेंट रहेगा, जैसे इसमें देखो ये ब्लैंक के बाजू वाला लेटर कौन सा है? पहला लेटर। ये फर्स्ट सेंटेंस का बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट लेटर कौन सा है? एच ना? H, तो एच हाँ। विच आर वॉवल्स कौन से हैं हमारे? ए ई A, आई E, ओ यू। ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू छोड़ के जो भी आएंगे वो हमारे कंसोनेंट बनेंगे। तो इसमें अभी देखो, ब्रैकेट के बाद जो ब्लैंक के बाद जो पहला लेटर एच है, एच क्या है? कंसोनेंट है या वॉवल है? एच कंसोनेंट है। कॉन्सोनेंट। consonant कॉन्सोनेंट है। है। तो कॉन्सोनेंट है इसलिए मैं क्या यूज करूंगा? अमोंग। Among. समझ में आया ये? Yes sir. अभी इसमें ये ब्लैंक के बाद में क्या वर्ड यूज किया मैंने? यू। यू क्या है? Vowel. वॉवल है या कंसोनेंट है? Vowel. वॉवल है। तो वॉवल है तो क्या यूज करूंगा मैं? Amongst. Among। इसलिए इधर अमोंग्स्ट आएगा, इधर अमोंग आएगा। ये भी रूल समझ में आया अभी? Yes sir. Got it. ओके, तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस, ये जरा लिख लो। आपका लिख के हो गया तो जरा प्लीज बोल दो मुझे। Done sir. ओके, ओके। he finished, पहले लिख लो sentences. He finished his speech, dash tremendous applause. She could see nothing, dash the smoke. लिख लिया आप लोगों ने? नाउ आई विल इंट्रोड्यूस वन मोर थिंग। अभी बिटवीन अमोंग, बिटवीन हो गया, अमोंग हो गया, अमोंग्स्ट हो गया। मैं और एक इंट्रोड्यूस करता हूँ उसमें टर्म, अमिड। ओके, आई जस्ट और एक टर्म मैंने ऐड कर दिया, बोले उसको अमिड। अभी ये ध्यान में रखो, चारों का मतलब सेम ही होता है। बिटवीन, अमोंग, अमोंग्स्ट, अमिड, मीनिंग चारों का सेम ही होता है, खाली उनका इस्तेमाल अलग अलग होता है। लाइक इसमें अभी अमिड आएगा, वो क्यों आएगा मैं बताता हूँ। इसमें भी अमिड आएगा। अभी रीजन समझ लो पहले क्यों अमिड आएगा। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि ये चारों का मतलब सेम है, उनका यूज ग्रामेटिकल कंडीशन, ग्रामेटिकल क्राइटेरिया के अलोंग अनुसार अलग अलग होता है। लेकिन इधर अमिड क्यों आएगा? अभी तक जो हम लोग ने एग्जांपल इसके पहले पढ़े अमोंग और बिटवीन के लिए, उसमें क्या क्या एग्जांपल्स पढ़े हम लोग ने?
अब लोग ने एग्जांपल्स पढ़े थे बॉयज के, लाइक ही वाज स्टैंडिंग अमंग द बॉयज, फिर बाद में कंट्रीज के किए या फिर पेरेंट्स के किए, करेक्ट, यही क्या किए थे ना, अमंग हाँ। बिटवीन और अमंग्स का रूल्स देखने के लिए हम लोग ने यही सब वर्ड्स यूज किए थे, करेक्ट, Yes. सही है गलत? Yes, sir. सही, ओके। तो अभी कौन सा वाला एग्जांपल यूज कर रहा हूं मैं, अभी क्या कर रहा हूँ, ट्रेमेंडस अप्लॉज। ट्रेमेंडस अप्लॉज का मतलब क्या होता है, तालियों के गड़गड़ाहट में, तालियों ही फिनिश स्पीच, जब उन्होंने स्पीच खत्म किया, सब जो ये श्रोता लोग थे उन्होंने तालियां बजा के उसका स्वागत किया। तो दिस इज अ ट्रेमेंडस अप्लॉज ऑन स्मोक। तो अभी ये जो टर्म्स है, पहले वाले टर्म्स और ये अभी जो नए वाले मैंने टर्म्स लिखे हैं, उसमें क्या फर्क है बोलो आप? जो पहले वाले एग्जांपल्स के टर्म्स किए थे ना, बॉयज, कंट्रीज, पेरेंट्स, ये वाले पहले वाले एग्जांपल के, और अभी के एग्जाम, अभी जो नए लिखे हैं मेरे दो टर्म्स में, क्या फर्क है दोनों में? सर नहीं समझा। पहले हम लोग ने क्या किया था, एग्जांपल देखो। सर उसका मीनिंग ही नहीं समझा, ही फिनिश स्पीच। सॉरी सॉरी, अच्छा ये सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझा आपको? यस सर। अच्छा, ये फिनिश दिस स्पीच अमिड ट्रेमेंडस अपलॉज। स्पीच का मतलब मालूम है आपको, स्पीच क्या होता है? भाषण, करेक्ट। भाषण। हाँ, तो यानी जब उसने अपना भाषण कंप्लीट किया तो लोगों ने तालियां तालियां बजाकर उसका, बहुत सारे ने जो सब श्रोता थे, जो सब सुन रहे थे, उन्होंने ताली बजा के उनका स्वागत किया। तो हम लोग बोलते हैं ना, जब स्पीच किसी का खत्म हो गया ताली बजाया, तो हम लोग बोलते हैं यानी उसका स्पीच इतना अच्छा था कि जो सुनने वाले थे उन्होंने उसका ट्रेमेंडस अपलॉज दिया। ट्रेमेंडस अपलॉज यानी तालियां बजा के उसका स्वागत किया। ओके, समझ में आया अभी? यस सर। ओके, तो अभी मैं ये पूछ रहा था, जो पहले वाले एग्जांपल्स किए थे बिटवीन के, अमंग के और अमंग्स के, उसमें क्या यूज किया था हम लोग ने एग्जांपल? बॉयज यूज किया था, कंट्रीज यूज किया था, पेरेंट्स यूज किया था ना एग्जांपल्स, करेक्ट? हाँ। हाँ, अभी मैंने क्या एग्जांपल यूज किया है? अपलॉज और स्मोक। अच्छा, अपलॉज भूल जाओ, चलो स्मोक की तरफ देखो, पहले एक की तरफ ध्यान दो। तो ये जो पहले वाले एग्जांपल्स है और ये जो अभी वाला एग्जांपल है, उसमें क्या फर्क लग रहा है आपको, उतना पूछ रहा हूँ मैं, सिंपल क्वेश्चन। सर काउंटेबल। यस, वेरी गुड, ये काउंटेबल है ना, ये काउंट कर सकते हैं ना हम लोग। बॉयज काउंट कर सकते हैं, कंट्रीज काउंट कर सकते हैं, पेरेंट्स काउंट कर सकते हैं, तो ये सब काउंटेबल नाउन्स थे, यानी इसको मैं गिन सकता था। ये काउंटेबल है क्या? स्मोक कभी गिन सकते हैं हम लोग? नो। नो, तो इट्स अ अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। सिमिलरली अपलॉज, अपलॉज से तालियों के गूंज में, तो तालियों के गूंज हम लोग सुन नहीं सकते, तो ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो अमिड का भी रूल क्या हो गया बोलो? अमिड कभी यूज होता है? सिंपल रूल, अनकाउंटेबल। या अमिड हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर रहा है जब हम लोग गिन नहीं सकते समझ गए हैं। सर। हाँ, और बाकी ये जो तीनों है, ये हमें पहले वाले तीन किसमें होते हैं? काउंटेबल नाउन्स के साथ। समझ में आया डिफरेंस? यस सर। यस ओके, सर। हो गया लिख के आपका? यस सर। ओके, इसमें और एक छोटा सा रूल बचा हुआ है, मैं डायरेक्टली रूल ही बता देता हूँ आपको। जब हम लोग म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है? वो रिलेशनशिप जिससे दोनों सामने वाले पार्टी को फायदा होता है, लाइक जैसे अगर, या फिर वो भी नहीं ध्यान में रहता तो सिंपल वर्ड से याद रखो, अगर एग्रीमेंट की बात हो रही है, किसी सेंटेंस में एग्रीमेंट वर्ड आ गया, या किसी सेंटेंस में ट्रीटी वर्ड आ गया, या किसी से एमओयू आ गया। एमओयू क्या होता है? एमओयू का फुल फॉर्म, लीगल टर्म है, कोई भी रूम वगैरह खरीदता है तो हम लोग एमओयू बनाते हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सुना है ये? अगर यस। मैं कोई रूम परचेज करूंगा या कोई प्रॉपर्टी परचेज करूंगा तो मुझे एमओयू बनाना पड़ेगा ना सामने वाले पार्टी के साथ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कभी भी ये सेंटेंस आते हैं जैसे
सॉरी, तो अगर आपको वो म्यूचुअल रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो खाली सिंपल सा बात याद रखो, अगर कोई भी सेंटेंस में एग्रीमेंट की बात हो रही है, ट्रीटी की बात हो रही है, एमओयू की बात हो रही है, जैसे ये सेगमेंट ये सेंटेंस में हो रही है एग्रीमेंट का बात हो रहा है, लेकिन दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है तो भी मैं इधर बिटवीन ही यूज करूंगा। क्यों बिटवीन यूज करूंगा? क्योंकि ये तीनों में से एक टर्म उधर आ गया, ये वाला टर्म इधर आ गया इसलिए। ओके, तो इसको हम लोग म्यूचुअल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो ये जस्ट याद रखो, इतना घुमा फिरा के याद रखने का जरूरत नहीं। आपको कोई भी सेंटेंस में एग्रीमेंट दिखेगा, ट्रीटी दिखेगा, एमओयू दिखेगा, तो उधर सीधा बिटवीन डालना है, भले इधर दो से ज्यादा चीज हो गई तो भी। ये भी समझ में आया अभी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आपका Yes, लिख के sir. हो गया तो जस्ट बोल दो। हेलो सर, हाँ बोलो। एक बार फिर से बताइए ना। ये वाला कॉन्सेप्ट ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। म्यूचुअल रिलेशनशिप की जब भी बात होती है ना तो हम लोग बिटवीन डालते हैं, तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप वगैरह हम लोग को इतना इजीली समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने क्या शॉर्टकट किया है, आपको कोई भी सेंटेंस में ये तीन वर्ड दिखेंगे ना, ट्रीटमेंट हो रही है, किसी के बीच में ट्रीटी हो रही है, सॉरी नॉट ट्रीटमेंट, ट्रीटी हो रही है, किसी भी दो चीजों के बीच में एग्रीमेंट हो रही है, एमओयू हो रहा है, अगर ऐसे कुछ सेंटेंस आपको दिखेंगे और उधर आपको बिटवीन या अमॉन्ग डालना है तो सीधा बिना सोचे समझे बिटवीन डाल दो। ओके, ये खाली तीन वर्ड्स आपको याद करने हैं, ये तीन वर्ड्स दिखेंगे तो उसके बाद बिटवीन ही आएगा। ओके यस सर। ओके, ये हो गया, निकाल दो अभी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये ओमिशन का मतलब क्या होता है, कोई गेस कर सकता है ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशंस। निकालना बाहर। या ये वर्ड ओमिट, ये सिलेबस से हम लोग बोलते हैं ना, ये सिलेबस से ओमिटेड है, यानी वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली एग्जाम में आपको दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपको प्रेपोजिशन डालना है, और एक एक क्या बेसिकली इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वो लोग क्या करेंगे, आपको कुछ कुछ वर्ब्स है उसके साथ हम लोग प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो वर्ब्स के साथ वो लोग आपको प्रेपोजिशन डाल के देंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो एरर किधर है। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। लाइक आई राइट वन मोर। मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। फर्स्ट वन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट prepositions टुडे, एंड व्हेन द टीचर एंटर्ड इन द रूम द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग। अच्छा, अभी इसमें मुझे बोलो फर्स्ट सेंटेंस में preposition कौन सा है? About. About, yes. And in the second case? In. In. Okay. तो एक्चुअली इधर आ गया आपका नाउ, आपका ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन जो कॉन्सेप्ट है दैट कम्स इनटू प्ले। अबे डिस्कसिंग का मतलब क्या होता है?
अभी हमें बोल रहा हम लोग एक वी आर डिस्कसिंग प्रेपोजिशन, तो डिस्कसिंग अगर मुझे वर्ड यूज नहीं करना है तो मुझे एक सिंपल सा वर्ड बनाओ इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग। अगर मुझे डिस्कसिंग यूज नहीं करना है तो दूसरा कौन सा सिंपल वर्ड यूज कर सकता हूँ मैं? इंस्टेड ऑफ सेइंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रेपोजिशंस, अगर मुझे और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोलना है, किसी को समझ में नहीं आ रहा डिस्कसिंग क्या होता है, तो क्या दूसरा सिंपल वर्ड इंग्लिश में कौन सा सिंपल वर्ड है डिस्कसिंग की जगह? टॉकिंग। या टॉकिंग। वेरी गुड, टॉकिंग। डिस्कस का मतलब क्या होता है? टू टॉक अबाउट ना, करेक्ट? हाँ। जब मैं बोलता हूँ वी आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग यानी वी आर टॉकिंग Yes, अबाउट, sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ लो। डिस्कसिंग का मतलब होता है टू टॉक अबाउट समथिंग, तो उसका मतलब क्या, इसमें जो अबाउट जो प्रेपोजिशन है वो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी हिडन है। सॉरी, ये मैंने गलती से मिटा दिया। तो ये जो डिस्कसिंग वर्ड है उसमें उसका मतलब होता है टू टॉक अबाउट, यानी डिस्कसिंग जो वर्ड है उसके अंदर ऑलरेडी ये प्रेपोजिशन प्रेजेंट है। तो अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वापस मुझे प्रेपोजिशन यूज करना है या नहीं करना है? बोलो आप। नहीं। नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट प्रेपोजिशन, जैसे मोबाइल में होता है ना, इनबिल्ट कैमरा होता है, इनबिल्ट मेमोरी होती है, ऑलरेडी इनबिल्ट प्रेपोजिशन होता है, क्योंकि उसका मतलब ये टू टॉक अबाउट, तो डिस्कसिंग के साथ अबाउट ऑलरेडी अंदर है उसमें, तो वापस मैं ये अबाउट यूज नहीं करूंगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? यस, यस सर। ओके। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, एंटर्ड। एंटर्ड का मतलब क्या होता है? दूसरा सिंपल वर्ड, एंटर्ड के लिए दूसरा कौन सा सिंपल वर्ड है? केम इन। केम इन, यस वेरी गुड। तो एंटर्ड का मतलब होता है केम इन, व्हेन द टीचर केम इन, तो वापस वही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? एंटर्ड का मतलब केम इन है, तो दैट मींस इसमें भी जैसे डिस्कस में इनबिल्ट प्रेपोजिशन था, इसके अंदर भी ऑलरेडी एक प्रेपोजिशन छुपा हुआ है। कौन सा प्रेपोजिशन छुपा हुआ है? इन, इन। करेक्ट। हाँ, तो इसलिए वापस इन यूज करना जरूरी है मुझे? नहीं ना? नो। आई विल नॉट यूज अ प्रेपोजिशन, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी प्रेपोजिशन, तो वापस मैं दो बार इन क्यों यूज करूंगा? तो ये इन भी कट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें कुछ वर्ब्स है, मैं ऑफकोर्स आपको वो लिस्ट दे दूंगा, देयर आर क्वाइट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको उसमें से 8-10 चुन के दूंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा बाय हार्ट करना पड़ेगा। वो वर्ब्स जब भी देखेंगे तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज करना है, जैसे डिस्कसिंग के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा, एंटर्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? यस। ओके, तो जस्ट मैं थोड़े वर्ड्स बोलता हूँ, वो ये ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशंस लिख दो। अगर वो ओमिशन का मतलब समझ में नहीं आता तो उसका हिंदी में लिखो, इसके साथ प्रेपोजिशन यूज करना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो अगर आपको ओमिशन का वर्ड अभी तो समझ में आएगा, बाद में आप जब रिवाइज करने को बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन याद नहीं रहेगा तो नीचे ब्रैकेट में लिखो, इसके साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। ओके, बोलू मैं वर्ड्स बोलू? आर यू रेडी? यस सर। अच्छा, फर्स्ट वन लिखो एम्फोसिस। एम्फोसिस, EMPHASIS, एम्फोसिस। सेकेंड वर्ड इन्वेस्टिगेट। सेकेंड वर्ड इन्वेस्टिगेट। थर्ड वर्ड कंप्राइज। कंप्राइज का मीनिंग देखो, कंप्राइज का मीनिंग होता है कंसिस्ट ऑफ। तो एग्जाम में क्या करेंगे, आपको कंप्राइज के साथ वो लोग वापस ऑफ लगा के देंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन ये हमको बाहर करना है। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, इसमें ऑलरेडी एक हिडन वर्ड है, तो ये गलत हो गया। तो ये एरर स्पॉटिंग में ये बार बार आता है क्वेश्चन, कंप्राइज। ओके, नेक्स्ट वन अभी जो हम लोग ने लिखा डिस्कस। उसके बाद लिखो एंटर। क्या सर? एंटर, एंटर, ENTER। उसके बाद अटैक। उसके बाद डिस्पाइट, DSPIT। अब ये भी समझ लो, डिस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, यानी इंस्पाइट ऑफ बीइंग स्ट्रांग ही कुड नॉट लिफ्ट इट, यानी स्ट्रांग होने के बावजूद, जो हम लोग बावजूद वाला यूज करते हैं ना, तो डिस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ। तो एग्जाम में क्या करेंगे, आपको डिस्पाइट के साथ एक लगा देंगे ऑफ, और आप सोचते रहोगे ये तो सही लग रहा है, डिस्पाइट के साथ ऑफ आता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता है, ये गलत है, इंस्पाइट के साथ आता है, तो डिस्पाइट के साथ नहीं आएगा। ओके, एंश्योर, ENSURE, एंश्योर। अफेक्ट,
AFFECT। अभी इसमें से कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करो क्योंकि ये वर्ड्स ऑलरेडी एग्जाम से पूछे गए हैं, तो हो सकता है वापस यही वर्ड्स आएंगे। कॉम्प्रोमाइज, सॉरी कंप्राइज मार्क करो, देन डिस्कस मार्क करो जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया। एंटर भी पूछा गया है, और जो डिस्पाइट था वो अभी के एग्जाम से पूछा गया था, डिस्पाइट के साथ वो लोग ने ऑफ लगा दिया था। तो वो एक स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन आया था। तो ये कुछ फेवरेट वर्ड्स है जो बार बार आते हैं, तो जस्ट सी, आप थोड़ा मेमोराइज कर दो, तो कभी भी आपको ये प्रेपोजिशन के साथ दिखेंगे तो सी दैट आप इसके साथ कोई प्रेपोजिशन न डालें। ओके, सर लास्ट वाला वर्ड आपने क्या बोला था टेन्योर के बाद? लास्ट वर्ड हाँ सर। अफेक्ट, अफेक्ट AFFECT। ओके, एक छोटा सा इसमें अभी हर एक रूल में छोटा सा ट्विस्ट होता है। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज विच विल हैव सम ट्विस्ट इन द टेल। हर एक वो कहानी में बोलते हैं ट्विस्ट है वैसा, और एक इसमें वो भी मैं बता देता हूँ। कभी प्रेपोजिशन यूज होता है इसमें, लाइक डिस्कसिंग के साथ होता है या नहीं होता है प्रेपोजिशन? नहीं होता है सर। नहीं होता है, तो लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। अभी मैं यही सेंटेंस अगर ऐसे तरह से लिखता हूँ, लाइक वी वर हैविंग अ डिस्कशन अबाउट prepositions। अभी मैंने सेंटेंस क्या लिखा जरा ध्यान से पढ़ लो। वी वर हैविंग अ डिस्कशन अबाउट prepositions। तो अभी इधर अबाउट आएगा या नहीं आएगा, आप बताओ मुझे। ये सेंटेंस के साथ अबाउट आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। ऐसा सेंटेंस सही नहीं होगा ना। वी आर हैविंग अ डिस्कशन prepositions, इट विल बी रॉन्ग। तो अभी मुझे ये बोलो, आप जरा सोचो और मुझे बताओ, इधर अबाउट का यूज सही है, इधर अबाउट का यूज गलत है। ऐसा क्यों? इधर अबाउट तो यूज होता ही नहीं है, पक्का इधर होगा, क्यों? डिस्कशन नाउन है। यस, वेरी गुड। ये मेरा नाउन फॉर्म है, ये जो वर्ड लिखा है डिस्कशन वो नाउन है, और डिस्कसिंग क्या है? वर्ब। वर्ब है। तो ये मेरा वर्ब है, तो आईएनजी वाला वर्ड है, इसलिए मैं यूज नहीं करूंगा। जिसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है तो याद रखो, अगर आईएनजी लाइक एंटरिंग इन द, डिस्कसिंग, ये सब आईएनजी वाले वर्ब फॉर्म, अगर वही वर्ड वर्ब फॉर्म में आएगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर आईएनजी फॉर्म नहीं होगा तो हम लोग यूज कर सकते हैं। ये समझ में आया? वापस थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ये प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखो, अगर वो वर्ब फॉर्म में, वर्ब फॉर्म नॉर्मली हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आईएनजी फॉर्म है तो मैं प्रेपोजिशन यूज नहीं करूंगा, अगर आईएनजी फॉर्म नहीं तो प्रेपोजिशन आ जाएगा उसके साथ। ओके, सर वो आईएनजी का क्या बोल, सॉरी, अभी आपने बोला ना आईएनजी रहेगा तो आईएनजी नहीं, नॉर्मली आईएनजी फॉर्म क्या होता है? वर्ब फॉर्म ना, लाइक प्ले का वर्ब फॉर्म प्लेइंग, डांस का डांसिंग, तो ये फोर्थ फॉर्म हो गया ना वर्ब का। ये सब आईएनजी वाले फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब के फोर फॉर्म्स होते हैं ना, V1 V2 V3 V4। तो जब भी कोई वर्ड के साथ नॉर्मली आईएनजी होता है तो दैट इज अ वर्ब, वो फोर्थ फॉर्म है। तो अगर आईएनजी दिखेगा तो वो वर्ब भी है, तो उसके साथ हम लोग यूज नहीं करेंगे। ओके, लेकिन यार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा डेफिनेटली। अभी सिंस ये आपका फर्स्ट लेक्चर ये टॉपिक के साथ, इसलिए मैं छोटा सा आपको एक हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम से नजदीक आ रहे हैं तो आपको इतना जल्दी वो याद नहीं होगा, इसलिए मैंने छोटा सा एक आपको हिंट और ड्रॉप किया। अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, वर्ब कौन सा है और नाउन कौन सा है, डिफरेंशिएट आप अलग नहीं कर पा रहे हो, तो खाली याद रखो, अगर दो वर्ड इसमें आईएनजी है, इसमें आईएनजी नहीं है, तो जो आईएनजी वाला है वर्ब है, और उसके साथ मैं प्रेपोजिशन यूज नहीं करूंगा। ओके, लेकिन आप ये प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आ जाएगा, ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? यस सर। ओके, सर आपने फर्स्ट वर्ड एम्फोसिस बोला था कि एम्फोसाइज बोला था? एम्फोसाइज बोला क्या मैंने? एम्फोसिस है। अगर मैंने गलती से एम्फोसाइज बोला रहेगा तो जस्ट मेक दिस करेक्शन। एम्फोसिस के साथ ऑन नहीं आता है। नॉर्मली एग्जाम में एम्फोसिस के साथ ऑन देते हैं, लेकिन एम्फोसिस के साथ ऑन नहीं आते, कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। ओके, तो ये इसके साथ नहीं देखेगा। सो सर एम्फोसाइज का नाउन फॉर्म क्या है? डिपेंड्स अभी उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा। एम्फोसाइज का नाउन फॉर्म एम्फोसिस, एम्फोसाइज, इसका और एक वर्ब फॉर्म होता है एम्फोसाइजिंग, फिर एम्फोसाइज्ड, ये दोनों इसके वर्ब फॉर्म है। इसका नाउन फॉर्म आ जाएगा, एक मिनट, लेट मी कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। डू नॉट गिव मच एम्फोसिस ऑन दैट। एम्फोसाइज का नाउन फॉर्म तो नहीं आएगा शायद, तो इसका वर्ब फॉर्म ही आएगा, एम्फोसाइजिंग एंड एम्फोसाइज।
एंड अगेन इसका वापस इसका कंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है ये वर्ब है या एडवर्ब है, वो भी डिपेंड करेगा. लाइक अभी ये जो मैंने सेंटेंस लिखा, डू नॉट गिव मच एम्फोसिस ऑन इट. एम्फोसिस का मतलब क्या है? अच्छा ये दिख रहा है कि आउट ऑफ स्क्रीन हो गया? दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? ओके. डू नॉट गिव मच एम्फोसिस ऑन इट, उसका मतलब क्या हो गया? इम्पोर्टेंस. एम्फोसिस का मतलब क्या होता? हाँ, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो. तो ये मेरा वर्ब फॉर्म होगा. एम्फोसिस का नाउन फॉर्म एम्फोसाइज ही होगा फिर, एम्फोसाइज. लेकिन अगर वापस उसके सामने अगर आपने टू जोड़ दिया तो वापस वो ये हो जाएगा. टू जब भी कोई नाउन के वर्ब के सामने जोड़ता है तो क्या बन जाता है वो? बिफोर इफ यू ऐड टू, टीओ, कोई भी वर्ब के पहले जोड़ते तो क्या होता है वो? नहीं, सॉरी सर, क्या बोला आपने? कोई भी वर्ब के पहले अगर हम लोग टू जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है वो? डज इट रिमेन अ वर्ब? मैं कोई भी वर्ब रहेगा ना, वर्ब उसके पहले मैं अगर टू जोड़ता हूँ तो वो वर्ब रहता है कि नहीं रहता है? नहीं. नहीं. अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? ये आपका होमवर्क कंसीडर करो. अगर कोई वर्ब के पहले मैं अगर टू यूज करूंगा, टीओ, तो उसको क्या बोलते हैं वो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे ढूंढ के. ठीक है? ओके सर. ओके. अच्छा, देयर आर 5 more minutes. क्या करूं? आई कंटिन्यू. No, sir. नो सर. वाई वेरी टायर्ड? बहुत थके हुए हो क्या आप? ऍक्च्युली सर एक्झाम्स येत आहेत ना, सो काहीतरी गाईड करा ना त्याच्याबद्दल. एक्झाम साठी मी नेक्स्ट लेक्चरला बहुतेक जे वेटेज वाले टॉपिक आहेत ना, फ्लोस टेस्ट किंवा पॅराजम्बल्स, याला जास्ती वेटेज आहे ना, तर नेक्स्ट लेक्चरला हा. बेसिकली मी त्या दोन टॉपिक पैकी काहीतरी घेईल. आयदर आय विल गो फॉर पॅराजम्बल्स किंवा हे तुमचे क्लोज टेस्ट, कारण त्याचा पण वेटेज जास्ती असतो ना एक्झाम्स मध्ये. हो. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दॅट. हे आता फक्त स्पॉटिंग आहे की जस्ट आता मी पण दिस ओनली माय थर्ड लेक्चर. ऍक्च्युली तुम्हाला सगळे रूल्स पाहिजे हवे, म्हणजे रूल्स माहिती हवे फॉर डुईंग पॅराजम्बल्स अँड फॉर डुईंग क्लोज टेस्ट. माहिती है? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज क्लोज टेस्ट? क्लोज टेस्ट क्या होता है? कोणी म्हणजे केलं नाही सर? वर्ड्स रिप्लेस करायचे असतात. हो, वर्ड्सचा वोकॅब माहिती असायला हवं. वोकॅब पण हवा आणि मोर दॅन वोकॅब ग्रामर पण थोडं हवं. लाईक प्रेपोजिशन्स, कंजंक्शन, बेसिक नॉलेज हवं. तर यू कॅन डू दॅट. अँड पॅराजम्बल्स काय असतात? व्हॉट आर पॅराजम्बल्स? Rearrange the statement. ये रीअरेंज द स्टेटमेंट. बेसिकली 4 या 5 सेंटेंस दिए रहेंगे, रैंडमली अरेंज करके दिए रहेंगे, नॉट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. आपको वो सब प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है. ठीक है? तो ये दोनों का वेटेज अच्छा खासा होता है. तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लली ये आइदर मैं क्लोज टेस्ट ले लूंगा आपका या फिर पैराजम्बल्स ले लूंगा. ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट बिफोर द एग्जाम्स. फाइन? Yes, sir. Yeah. So I think I'll end my lecture now. Okay. Okay. I think we are not meeting before Diwali. So happy Diwali from my side to all of you. Fine. Same to you, sir. Same to you. Yeah. Chalo, thank you. Thank you, sir.